कॉजेस पढ़ने के बाद सोशियोलॉजिकल अप्रोच जो है वो ये कहती है कि क्राइम जो है वो आपके इन्वायरमेंट का एस्पेक्ट है, आपकी सोशलाइजेशन का एस्पेक्ट है, आपने आसपास जो लर्न किया है, सीखा है, जो हम सोशल कॉजेस करते हैं वो ज़्यादा है इसके अंदर। ठीक है, हम लोग लास्ट पॉइंट कर रहे हैं, लास्ट मतलब क्राइम का लास्ट पॉइंट कर रहे हैं कि कैसे क्राइम को कंट्रोल करना चाहिए। तो इसमें पहला जो तरीक़ेकार है जिसको क्राइम को कंट्रोल करने का, उसका है नाम जनरल डेटरेंस। जनरल डेटरेंस का मतलब है कि डिस्करेज करें उन लोगों को जिन्होंने अभी तक कानून तोड़ा नहीं है, लॉ ब्रेक नहीं किया, उनको डिस्करेज करें। कैसे डिस्करेज करें? सजाएं सख्त करके डिस्करेज कर सकते हैं। जब आप लोगों को पकड़ते हैं तो दूसरों को पता चलता है, सख्ती कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन या जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो सख्ती कर ले, इम्प्लीमेंट करवाए, कानून को इम्प्लीमेंट करवाए। तो जो पोटेंशियल लॉ ब्रेकर्स होते हैं, यानी कि जिनको इरादा होता है तोड़ने का कि हाँ हम भी कानून तोड़ें, फिर वो पीछे हट जाते हैं, तो उसको कहते हैं जनरल डेटरेंस। दूसरा आता है इंडिविजुअल डेटरेंस, यानी कि एक अकेले इंसान का, इंडिविजुअल का डेटरेंस कैसे हो। तो एक अकेले इंसान को जो डेटरेंस करना है तो उसको कैसे डिस्करेज किया जाए कि वो क्राइम ना करे। तो ज़्यादातर ऐसे सूरत में आपके पास जो है वो क्राइम कंट्रोल करने में, तो वो जो मीडिया में मुख्तलिफ न्यूज़ आती हैं कि इसको पकड़ लिया गया, इसको पकड़ लिया गया, सिंगल इंडिविजुअल को कत्ल किया, रेप किया, किडनैपिंग की, डॉक्यूमेंट्स को फॉर्जरी की, पकड़ा गया, एक्सीडेंट करके भाग रहा था तो पकड़ा गया, चोरी करके भाग रहा था तो पकड़ा गया, डाका मार के भाग रहा था तो पकड़े गए और मारे गए। तो ये इंडिविजुअल डेटरेंस और जनरल डेटरेंस दोनों में आ जाता है। तो बाज़ औक़ात इंडिविजुअल और जनरल डेटरेंस साथ होती है, एक जैसी हो जाती है, और बाज़ औक़ात जनरल डेटरेंस में जैसे दफ़ा 144 लगती है, जब दफ़ा लगती है तो कैसे जो होता है, जब पक्का धक्का पहले दिन तो कोई भी डबल सवारी पर जो है सब जा रहे होते हैं, जब पहले दिन जो है वो जनरल डेटरेंस करते हैं कि सब जगह पर रोक टोक होती है, लोगों को पकड़ा जाता है, फाइन लगाई जाती हैं, और टेलीविजन में भी आता है कि बहुत सारे लोग पकड़े गए, लोग आते जाते देखते भी हैं कि पुलिस वाले इतना पकड़ रहे हैं। तो ये इंडिविजुअल डेटरेंस होती है कि जो इंडिविजुअल होते हैं वो फिर उसको तोड़ते नहीं हैं। ये वाला तो जनरल डेटरेंस होगी तो खुद खुद इंडिविजुअल डेटरेंस की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है इनकैपेसिटेशन। इनकैपेसिटेशन का मतलब होता है कि जिसने क्राइम किया है उसको कुछ अरसे के लिए सोसाइटी से दूर कर दिया जाए, ताकि वो सोसाइटी से जब दूर रहे, और फिर जब वो सोसाइटी से दूर रहेगा तो वो अपनी हालात पर नज़र डाल के जब दोबारा सोसाइटी में आएगा तो उसको सेकंड चांस दिया जाएगा। तो इनकैपेसिटेशन का मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कि जेल भेज देना, यानी कि सोसाइटी से दूर होने का मतलब है कि हम एक जिसने क्राइम किया है, अगर उसका क्राइम साबित हो जाता है और उसको सज़ा मिलती है, तो सज़ा जो मिलती है उसको हम कहते हैं इनकैपेसिटेशन। और ज़्यादातर सज़ा क्या मिलती है? ज़्यादातर हमारी सज़ा जो होती है वो जेल के अंदर जाने की जो सज़ा होती है, उसको इनकैपेसिटेशन कहते हैं। यानी कि ऐसा क्राइम किया है इसने कि सोसाइटी में ये उस वक्त तक, जब तक वो उसको जो इसकी सज़ा भुगत ना ले, तब तक उसको दूसरा चांस नहीं देना चाहिए। तो इसलिए सोसाइटी को सेफ रखने के लिए उसको थोड़े अरसे के लिए दूर कर दिया जाता है। तो इसको इनकैपेसिटेशन कहते हैं। इम्प्रिजनमेंट भी होती है। रेट्रिब्यूशन चौथा है। रेट्रिब्यूशन का मतलब है बदला लेना, रिवेंज लेना या जस्टिस। हम लोग के यहाँ उसमें जस्टिस का नाम दिया जाता है कि जिन के खिलाफ क्राइम हुआ है वो चाहते हैं कि हमें पूरा इंसाफ मिले, जिसके अंदर कुरान शरीफ में भी लिखा है आँख के बदले आँख, कान के बदले कान। लेकिन हमारे यहाँ इस जुमले को इस नज़र से लिया जाता है कि आपने मेरे बेटे को मारा तो मैं भी आपके बेटे को मार दूँ, आपने मेरे बाप को मारा तो मैं भी आपके बाप को मारूँ। तो ये कुरान शरीफ ये नहीं कहता। कुरान शरीफ जो अल्लाह की तरफ से जो हुक्म है वो ये है कि अगर आपको किसी ने नुकसान पहुँचाया है तो उसका उतना ही बदला होगा उस नुकसान का। तो अगर एक शख्स ने आपको मारा, जिसको मारा है, तो उसको जिस अंदाज से मारा है आप भी उसका इतना ही बदला लिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि इसने मेरा ये किया तो आप उससे डबल बदला लेते हैं और उसकी पूरे ख़ानदान को तबाह कर देते हैं। हमारे यहाँ जो है वो पूरा ख़ानदान तबाह कर दिया जाता है सिर्फ एक के जुर्म से, और जुर्म करने वाला मौजूद भी नहीं होगा
तब भी उसके पूरे खानदान को तबाह कर देंगे, बदला लेंगे। लेकिन यहाँ पर रेट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जिनके साथ बुरा हुआ है, कोर्ट उसको जो है, कोर्ट उसको उसका इंसाफ दिलाती है। कोर्ट जो है, जिसने क्राइम किया है, एक शख्स ने मर्डर किया है आपके घर मतलब एक फैमिली के उसका, तो उसके खिलाफ उस फैमिली ने केस कर दिया और फिर उसको पूरा पूरा बदला मिलना चाहिए, रेट्रीब्यूशन मिलना चाहिए, उसको उस फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए कि उसने एक शख्स को मार दिया, तो उस शख्स ने जिसने मारा है तो उसको भी फांसी की सज़ा देनी चाहिए। तो वो रेट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जिसने जिसका जितना कसूर किया है उसको उस हिसाब से सज़ा दी जाए, ताकि जो विक्टिम है, जिनके विक्टिम की फैमिली है, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, उनको कुछ इंसाफ मिल सके। ठीक है, फिर हमारे यहाँ माफ़ करने का भी तसव्वुर है। अगर माफ़ करने का तसव्वुर जो है वो सबसे नीचे है रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो वो रेस्टिट्यूशन में बता देती हूँ क्या है। रिहेबिलिटेशन एक और तरीका है। रिहेबिलिटेशन का मतलब है कि इस्लाह करना, रिहेबिलिटेट करना। एक जेल में जाता है शख्स, तो उसको दो चॉइसेस होती हैं, एक होता है पेरोल, दूसरा होता है प्रोबेशन। जो पेरोल होता है उसका मतलब ये होता है कि जैसे अभी नाम दिया होगा नवाज शरीफ के भाई को और उनके बेटे को पेरोल पर रिहा किया जा रहा है। तो पेरोल पर रिहा होता है कि पुलिस की कस्टडी में कुछ दिन के लिए रिहा किया जाता है और फिर दोबारा से अगर उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की या कुछ किया तो उनको दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन उनको मतलब वो काम स्पेशल पर्पस के लिए पेरोल पे रिहा किया गया है। स्पेशल पर्पस क्या है, यहाँ पर उनकी डेथ, उनकी दादी की जो डेथ हुई है या फादर की जो डेथ हुई है उसके बेस पर छोड़ा गया। इसके बाद दोबारा से उनको जो है जेल डाल दिया जाएगा, जितने अरसे के लिए उनको बाहर रखा गया। और प्रोबेशन क्या होता है? प्रोबेशन ये होता है कि आपने को 4 साल की सज़ा मिली और 4 साल की सज़ा में आपने 2 साल की सज़ा काटी और 2 साल आपने इतना अच्छा बिहेव किया कि आपको 2 साल की सज़ा आपकी माफ़ नहीं हुई, आपको प्रोबेशन पर रिहा कर दिया कि अगर अगले 2 साल तक आपने अच्छा बिहेव किया सोसाइटी में तो आपकी सज़ा जो है, सज़ा भी नहीं होगी और आपकी सज़ा कम्प्लीटली तौर पर ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपने इन 2 सालों में जो है प्रोबेशन के पीरियड जो होता है वो 2 सालों में जो आपकी सज़ा के 4 साल थे, 2 साल आपने जेल के अंदर काटे, 2 साल आपको आजमाइश के लिए सोसाइटी में भेजा गया। अगर आपने वहाँ जाकर फिर कानून तोड़ा तो फिर इससे जो है वो डबल सज़ा आपको मिलेगी, डबल सज़ा आपको जो है वो मिलेगी। तो उसको कहते हैं रिहेबिलिटेशन। तो रिहेबिलिटेशन जो है वो यहाँ पर आपका पेरोल और प्रोबेशन है। दूसरा है काउंसलिंग कराना, एजुकेशन देना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करना, जॉब्स दिलाना जेल से निकलने के बाद। तो रिहेबिलिटेशन उसको कहा जाता है। आखिर है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब है कि जो जिसका जितना नुकसान हुआ है उसको उसके नुकसान का जो है वो जो भी कंपनसेशन बनता है वो देना चाहिए। इसमें 2 तरह के हैं। एक वो है कि आपका को विक्टिम को पैसा दिया जाए जिसको जो नुकसान पहुंचा है वो। एक दूसरा होता है हमारे यहाँ जो है वो कसास का सिस्टम है कि जिसको माफ़ कर दिया जाए और माफ़ करने के एवज में कंपनसेशन दिया जाता है। तो कत्ल माफ़ कर दिया या कोई और चीज़ माफ़ कर दी तो हम कहते हैं कि वकील जो है वो जज की मौजूदगी में, बाज़ औक़ात जज कहता है कि वकील आपस में तय करके जो है वो बता देते हैं कि कितना कितना पेमेंट की जाती है ताकि उसका नुकसान पूरा किया जा सके। तो नुकसान पूरा किया जाता है या जो है कसास जो होता है वो दिया जाता है। फिर क्राइम को कैसे प्रिवेंट किया जाए, इसके 4 तरीके हैं। क्राइम प्रिवेंशन की जो टेक्निक है उसको रिड्यूस कैसे किया जाए, एलिमिनेट किया जाए, कैसे किया जाए, तो वो हम कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी ना दें। आप क्राइम करने वालों को अपॉर्चुनिटी ही ना दें कि वो क्राइम करें। यानी आप जो है रात के 12 बजे एप्पल का फ़ोन लेकर घूम रहे हैं और हाथ में लेकर जो है फ़ोन कर रहे हैं, तो जिसको पास अपॉर्चुनिटी होगी, जो ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं जो छुप के इंतज़ार करते हैं कि कोई भी इस तरह फंसे, कोई विक्टिम मिल जाए उनको जिससे वो चोरी कर सकें, जिसको वो उससे फ़ायदा कुछ हासिल कर सकें, तो वो इंतज़ार में रहते हैं। उनको आपने अपॉर्चुनिटी दी तो वो तो आके आपको आपसे वो मोबाइल लेके जाएंगे, या आपने पैसे बहुत सारी जगहों पर लोग जो है वॉलेट खोलते हैं और इतना सामने खोलते हैं, सारे पैसे नज़र आते हैं, तो पिक पॉकेटर्स जो होते हैं आगे पीछे होते हैं। तो आपने खुद ने अपॉर्चुनिटी दी, दिखाया कि आपके पास कितने पैसे हैं, उन्होंने आपकी पिक पॉकेटिंग कर ली, यानी कि आपका जेब यानी कि आपकी वॉलेट को चोरी कर लिया। तो आप अपॉर्चुनिटी ना दें। क्राइम की अपॉर्चुनिटी देने से क्या होगा, ना देने से क्या होगा
कि क्राइम में जो है कमी इस हवाले से आएगी कि आप क्राइम को होने से पहले रोक लेंगे। घर से निकल रहे हैं तो ताला अच्छी तरह से बंद करके जाएं, चीज़ें लॉक करके जाएं ताकि चोरी का खतरा ना हो। जब सोशल पॉलिसी गवर्नमेंट की क्या है, रियासत की क्या है, ये भी बहुत डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट जो है उसके कानून कैसे बनाए हुए हैं, कानून में सख्ती कर रहा है कि नहीं कर रहा, रियासत करती है, गवर्नमेंट करती है कि नहीं करती, उसकी सोशल पॉलिसी क्या है। ऐसा तो नहीं है कि एक अमीरों के लिए अलग कानून है और गरीबों के लिए अलग कानून है। तो हमारे मुल्क में भी ऐसा नज़र आता है कि अमीर जो है वो छूट जाते हैं और गरीब जो है उनको पूरी पूरी सज़ा मिलती है। तो ऐसे हवाले से भी क्राइम की प्रिवेंशन नहीं हो सकती। लेकिन अगर सबके लिए इक्वल है तो फिर क्राइम को जो है वो प्रिवेंट करना थोड़ा सा बेहतर तरीके से हो सकता है। ये दो और तरीके हैं जिसके अंदर पैसा नहीं खर्च होता और इसमें जो है वो ज़्यादा हिफाजत की जा सकती है। एक है नेबरहुड वॉच, सिटीजन्स पुलिस, और दूसरा है कम्युनिटी क्राइम प्रिवेंशन। पहले मैं कम्युनिटी क्राइम प्रिवेंशन बताती हूँ, फिर नेबरहुड का बताऊँगी। कम्युनिटी क्राइम प्रिवेंशन का मतलब ये होता है कि कम्युनिटी के लोग, जो मोहल्ले के लोग हैं, नेबरहुड है, वो लोग ही अपनी यूनियन बना लें, कुछ लोगों को और ये यंग लड़कों को जो है वो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ले लें और सबकी ड्यूटी लगा दें कि आप अपने मोहल्ले में देखते रहें कि कोई क्राइम ना होने पाए। वो वॉचर्स होते हैं। अक्सर इस पर ड्यूटीज़ भी लगती हैं बहुत सारे दुनिया में, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, डेवलप कंट्रीज़ में बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो एक जगह पर रहती हैं तो वो वहाँ पर इस तरह का सिस्टम बनाती हैं कि जिनकी जॉब्स नहीं होती हैं और जो वॉलंटियर करते हैं कि फारिग हैं, रिटायर हो चुके हैं, अक्सर रिटायर्ड लोग जो हैं वो कम्युनिटी वॉच या कम्युनिटी क्राइम प्रिवेंशन में हिस्सा लेते हैं और अपने मोहल्ले को की, अपने नेबरहुड की हिफाजत करते हैं। और कोई ऐसी एक्टिविटी देखते हैं तो फ़ौरन 911 को या पुलिस को कॉल कर लेते हैं हेल्प के लिए। तो लेकिन नेक्स्ट है नेबरहुड वॉच, सिटीजन पुलिस। अच्छा, इसके अंदर वो क्राइम प्रिवेंशन में, कम्युनिटी क्राइम प्रिवेंशन में कुछ फ़र्क है। कम्युनिटी क्राइम प्रिवेंशन में कम्युनिटी के लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं और नेबरहुड वॉच में, सिटीजन पुलिस में ये होता है कि जो वो पुलिस का जो इदारा होता है वो एक ख़ास कम्युनिटी के कुछ लोगों को लेता है, रिप्रेजेंट, उनको ट्रेनिंग देता है, उनको बैजेस भी देता है और उनको कुछ इक्विपमेंट्स देता है। गन्स रखने की इजाज़त नहीं होती, इक्विपमेंट्स देता है ताकि वो अपने अपने नेबरहुड को खुद वॉच करें, गिरफ्तार भी करें और पुलिस के हवाले करते हैं। तो ये दो अलग अलग है। नीचे क्राइम, कम्युनिटी क्राइम प्रिवेंशन में बूढ़े भी काम कर सकते हैं, लेकिन नेबरहुड वॉच और सिटीजन पुलिस में बूढ़े काम नहीं कर सकते क्योंकि वो एक क्रिमिनल के पीछे भाग नहीं सकते और ना उसको पकड़ सकते हैं, पकड़ने की हिम्मत होगी। तो ये थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट है। तो दुनिया में जो डेवलप कंट्रीज़ जो पुलिस की सपोर्ट करती हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हैं, आम लोग करते हैं, वो कैसे करते हैं? अपनी हिफाजत खुद करते हैं और अपनी हिफाजत के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं पुलिस के साथ, ताकि पुलिस जो है और उन लोगों को पहचान लेती है, ताकि जो है जब भी कॉल की जाए तो वो फ़ौरन पुलिस वाले पहुंच जाएं या यही लोग पुलिस वालों के पास पहुंच के और गिरफ्तार हवाले करते हैं। पाकिस्तान में है सिटीजन पुलिस अरेस्ट, सिटीजन अरेस्ट है एक कानून, लेकिन अक्सर उस कानून को फॉलो लोग नहीं करते। ज़्यादातर जो है डिकॉइटी के केस में होता है कि लोगों ने डाकू को पकड़ लिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। तो इस तरह का सिस्टम होता है और सिस्टम नहीं है यहाँ पर। तो ये जो है 4 तरीके हैं क्राइम प्रिवेंशन के। तो क्राइम कंट्रोल करना है और प्रिवेंशन करना है। ये क्राइम का ट्रायंगल है कि जो अपॉर्चुनिटी आप देते हैं, जो भी मैं बात करी थी मैं, कि अपॉर्चुनिटी जो है वो आप देंगे तो जो कल्प्रिट है, कल्प्रिट का मतलब है जो क्रिमिनल है, जिसको मौका मिलता है, जो मौके के इंतजार में रहता है, वो मौका उसको मिल जाता है। और टारगेट जो है वो डिजायर टारगेट, उसको जो भी है, बैग नजर आ रहा है, मोबाइल, लैपटॉप, जो भी चीज़ें नजर आती है, वॉलेट्स, पैसे, वो उसको लेने की कोशिश करता है। तो अपॉर्चुनिटी आप दें ना कि जो कल्प्रिट जो है वो आप अपने आपको जो है वो लूट सके या आपके पास जो सामान है उसको लेके जा सके। तो ये क्राइम ट्रायंगल को कहा जाता है कि वो आप अपॉर्चुनिटी ना दें। दूसरा जो किलर है, इस BTK किलर था, ये बहुत मशहूर किलर था। इसने जो है वो ये BTK का मतलब है बाइंड, टॉर्चर एंड किल, यानी पहले बांधता था, फिर टॉर्चर करता था, फिर कत्ल करता था। इसका ट्रायल हमने 1991 के बाद 1992 में इसका ट्रायल हमने देखा था। इसने जो है
वो 10 लोगों का कत्ल किया था। नेक्स्ट जो है ये एंजल ऑफ डेथ कहलाता था। ये चार्ल्स एडमंड था, ये नर्स था और ये जो है उन बूढ़े लोगों को मारता था। जो बूढ़े लोग जो हैं बीमार होते थे, वो कहता था मैं इनको इसलिए मार रहा हूँ ताकि जो है ये जो पेन बर्दाश्त करते हैं इनका पेन ख़त्म कर रहा हूँ मैं। तो पेन ख़त्म करने के लिए उसने जो 40 लोगों का इसने ये 40 लोगों का मर्डर इसने एक्सेप्ट किया है, कन्फेस किया है। ठीक है, हो सकता है इससे ज़्यादा का किया हो, लेकिन 40 लोगों का उसने एक्सेप्ट किया है। इसमें ये वाला कत्ल जो था ट्रैश बैग किलर कहलाता है। पैट्रिक वेन कीनी जो है वो 1975 से 77 से 3 साल के अरसे में इसने जो है वो जो 32 मर्डर्स किए थे। 3 साल में 32 मर्डर्स किए और उसका IQ लेवल 180 था। इसका मतलब है हाईली इंटेलिजेंट शख्स था। हाईली इंटेलिजेंट का मतलब है पकड़ा ना जाने वाला शख्स, बहुत मुश्किल से पकड़ा जाता है। तो इसने जो है वो इसने कहा कि मुझे मौत की सज़ा ना दी जाए, इस शर्त पे कि इसने डील कर ली थी कि मैं बता दूं कि कहाँ कहाँ मारे हैं मैंने, और अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँ तो मुझे मौत की सज़ा ना देनी चाहिए। तो उसको मौत की सज़ा नहीं मिली, उसको पूरी ज़िंदगी की सज़ा दे दी गई है, तो उसको मौत की सज़ा नहीं मिली। इसको कैसनोवा किलर है, ये कैसनोवा किलर कहलाता है। ये पॉल नोलिंस है और ये जो 1974 में इनके 4 महीनों में इसने 18 लोगों को जो मारा है, नॉन लोगों को। इससे ज़्यादा लोगों को मारा हो तो हमें नहीं पता, इससे भी ज़्यादा लोगों को हो सकता है मारा हो ये, लेकिन इसने सिर्फ 4 महीने में 18 लोगों को मारा है। इतना खतरनाक था। ये मॉन्स्टर किलर कहलाता है था। ये भी सीरियल किलर था, चाइना का था। यांग, इसने 65 लोगों को जो है वो 4 साल के अरसे में मारा है और वो बहुत बेदर्दी से मारता था उसको। इसको 2004 में सजाए मौत मिल चुकी है। ये जो किलर है सनसेट स्ट्रिप किलर कहलाते हैं, किलर्स हैं। 2 लोग थे, डगलस क्लार्क और कैरल बंडी। और बंडी बहुत मशहूर किलर है। दो लोगों की जो है ये वो थी, इनमें भी ये ज़्यादातर लोगों को जो मारते थे वो प्रोस्टिट्यूट्स को मारते थे। और इनके साथ जो है वो उनके ऊपर जो कत्ल जितने किए उन्होंने, उसके अंदर बहुत सारे जो डिटेल्स है आप उसको खुद पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक और जो किलर है ये बीस्ट लुइस जो है वो गैरावीटो है। 1999 में ये कोलंबिया में इसने सीरियल किलर कोलंबिया में था। 147 बच्चों को इसने कत्ल किया। ये रेपिस्ट है, इसने रेप किया बच्चों पर, लड़कों को, और 147 लोगों को कत्ल किया और 139 प्रूव भी हुए केस ने। तो ये सीरियल किलर जो है हिस्ट्री का सीरियल किलर है, जो सबसे खतरनाक है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये 300 से ज़्यादा इसने जो है वो कत्ल किए हैं, लेकिन इसने एक्सेप्ट नहीं किए सारे कत्ल अपने ऊपर। ये एटलांटा चाइल्ड किलर कहलाता है। वेन विलियम्स, ये बच्चों को, ये भी बच्चों को मारता है। 29 चिल्ड्रन को उसने मारा है, ज़्यादातर लड़कों को मारा है। 2 साल के पीरियड में इसने इन बच्चों को, ऑलमोस्ट 3 इयर्स के पीरियड में इन बच्चों को मारा है उसने। और इसमें 2 बड़े भी थे, म्यूजिशियंस भी थे उसमें, इसको मर्डर किए हैं। अभी भी ये जो है तो मौत की सज़ा नहीं हुई है। सब लोगों ने ज़्यादा डील कर लिया, डील कर लेते हैं और मौत की सज़ा से बच जाते हैं। ये चार्ल्स एनजी और लियोनार्ड लेक का हमने बताया था ऊपर, ये 2 लोगों जो रेप करते थे, टॉर्चर करते थे, ये उसी का सेकंड वाला बंदा है। वो उसमें ऊपर फर्स्ट था, ये सेकंड, नीचे सेकंड था। इसके अंदर ये खातून है और ये एलिन वॉनरस है। चार्लीज थेरन ने जो है इसका रोल प्ले किया था और इसको ऑस्कर अवार्ड भी इसने हासिल किया था, चार्लीज थेरन ने। इसने जो मर्डर्स किए हैं वो 7 आदमियों को मारा था और ये वो उन लोगों, इसमें से 5 लोगों को उसने उन लोगों को मारा था जिसने इसके साथ जो है अब्यूज़ किया था, इसको अब्यूज़ किया था, गैंगरेप किया था, उनको उसने मारा था। और बाद में 2 और लोगों को कत्ल किया, फिर इसके साथ एक लड़की भी उसने अपने साथ लड़की को मिलाया था, यंग लड़की को। उस लड़की ने जो है इसको गिव अप कर दिया और इसके बारे में सारी चीज़ें
पुलिस को बता दी और उसी लड़की की वजह से जो है वो जेल गई और 1992 में इसको लीथल इंजेक्शन से मारा गया। मैंने अभी बताया था ना, जो सजाए मौत जो होती है लीथल इंजेक्शन, तो उसको लीथल इंजेक्शन से मारा गया। ये जोआन कोरोना है। जोआन कोरोना जो है उन्होंने 1970s में जो है वो मारना शुरू किया और 25 लोगों की को मारा और 25 दफ़ा उनको लाइफ सेंटेंस हुआ। और इनको जो है वो भी मौत की सज़ा नहीं मिली। वहाँ का कानून ज़रा अमेरिका का ऐसा है कि जिसमें बचत हो जाती है। ये खातून जो हैं वो ग्रैंडमा सी, जो खूबसूरत सी, जो शरीफ सी लग रही हैं, बेल्मा बार्डफील्ड, ये जो हैं उन्होंने मतलब ड्रग हैबिट्स की थी इनके इसके बॉयफ्रेंड की। इसने जो है अपने बॉयफ्रेंड को मारा था, इसके बाद 6 और मर्डर किए थे और ज़्यादातर जो है वो उसने जो मर्डर किए उसकी बारे में ये बाद में बहुत सॉरी कहा इसने, लेकिन ये भी मर्डर है, सीरियल किलर है। अच्छा, हिल साइड स्ट्रैंगलर इसको कहते हैं। आप देखें ज़रा भी इसके चेहरे पर कोई उदासी या नहीं है। हिल साइड स्ट्रैंगलर में केनेथ बियांशी एंड एंजेलो बियोनो, ये दो लोग जो है दो कजन्स थे आपस में, और ये मिलकर जो है यंग लड़कियों को का रेप करते थे और मर्डर करते थे, टॉर्चर भी करते थे उनका, खतरनाक किस्म का। तो बियोनो 2002 में इसका एक जो कज़न है वो हार्ट अटैक से मर गया और दोनों में से जो एक जो था वो पुलिस फाइट में मर गया। ये जो किलर हैं स्कोर कार्ड किलर रैंडी क्राफ्ट, इन्होंने 1972-83 यानी 11 इयर्स के दौरान जो है रेप, टॉर्चर, मर्डर 16 यंग मैन का किया था, मर्दों का, लड़कों का किया था। और अथॉरिटीज़ करती हैं कि ये कम अज़ कम नहीं तो 51 इसने मर्डर्स किए हैं, इतने कम मर्डर्स नहीं किए, लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ जो है वो 16 लोगों का कत्ल एक्सेप्ट किया। उनकी डेड बॉडीज बताई कि कहाँ रखी हुई हैं। कोएड किलर जो थे एड कैंपर जो हैं, इसने पहले अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मारा जब वो 15 साल का था। इसके बाद इसने जो है वो और बहुत सारे लोगों को कत्ल किया और अभी भी जिंदा है और जेल। इसके बाद क्रिस्टोफर वाइल्डर है, फोटोग्राफर था। ये लोगों को किडनैप करता था, फिर रेप करता था, फिर मर्डर करता था। इसने 6 हफ्तों में 8 औरतों को कत्ल किया। 6 हफ्तों में, यानी हर हफ्ते कम से कम 2 लोगों को ये कत्ल करता था। कितना खतरनाक था। ये जो है नाइट स्टॉकर है, रिचर्ड रैमिरेज। ये रात के वक्त निकलता था, नाम से पता चलता है नाइट स्टॉकिंग था। और इसके क्रेडिट में भी 13 से ज़्यादा मर्डर्स लिखे हुए। तो ये लोग सारे जो आपको नज़र आते हैं, ये आईक्यू लेवल इनके सबके बहुत अच्छे आईक्यू लेवल थे और आईक्यू लेवल ज़्यादा थे यानी इंटेलिजेंट थे, इसलिए ये इतने मर्डर्स के बाद भी पकड़े नहीं गए। तो ये ग्रीन रिवर किलर जो था गैरी लियोन रिडवे, ये दूसरे अमेरिकन की तरह नोटोरियस नहीं था, लेकिन यूएस हिस्ट्री में इसने 49 मर्डर्स किए हैं औरतों के और लड़कियों के 1980s में और 90s में वाशिंगटन में किए हैं। और 2001 में ये अरेस्ट हुआ था। इसने कन्फेस भी किया बहुत सारे मर्डर्स का। इसने ज़्यादातर जो है प्रोस्टिट्यूट्स या घर से भागी हुई लड़कियां होती हैं उनको गला दबा के मारा है। और इसको जो है वो ग्रीन रिवर इसलिए कहते थे कि वो ग्रीन रिवर पर जो है वहाँ पर बॉडीज़ को डंप करता था, बॉडीज़ को। ये कातिल जो है इसका भी ट्रायल हमने देखा था। कैनाबॉल किलर कहलाता है, तो ये इंसानों को खाता था। ये जिनको पहले किडनैप करता था, मारता था, मारने के बाद टुकड़े करके खुद उसको खा जाता था, तो पता ही नहीं चलता था कि कितने हैं। तो इसने जो है वो 16 कम से कम लोगों को किया है। पाकिस्तान में होते तो उनको सबको डेथ मिलती, लेकिन इसको डेथ नहीं मिली थी, 16 सजाएं मिली थी, लेकिन इसका ही जो फेलो प्रिजनर था उसने इसको कत्ल कर डाला, उसको मार दिया। फ्रीवे किलर जो हैं वो विलियम बॉन
विलियम गॉनन है। ये भी रेप करते थे, ये करता था, टॉर्चर, मर्डर करता था। इसने 21 लड़कों को और यंग लड़कों को और बच्चों को जो है बॉयज उनको कत्ल किया था। तो ये जो है, ये सब सीरियल किलर्स आपको जो नज़र आते हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इनकी शक्लों से, बहुत सारी की शक्लों से नहीं पता चलता कि इतने हीनियस और इतने डेंजरस क्रिमिनल्स होंगे। यहाँ तक हम जो है स्टॉप कर रहे हैं।